नमस्कार, हमारी खास पेशकश शिव का बजट बोनांजा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। इस बार मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट करीब 1,69,000 करोड़ का रहा है। सरकार ने प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की सौगात दी है। शिक्षा, कृषि और मेडिकल पर भी बजट में पूरा जोर है। बजट में बैलेंस रखने की कोशिश साफ दिखी है। इसमें मिशन 2018 की छाया भी नजर आई, लेकिन हमारा सवाल यह है कि मिशन तो दिखा, पर क्या विजन भी दिख रहा है? सवाल यह भी है कि आंकड़ों की बाजीगरी से परे आम आदमी के लिए इस बजट में क्या खास है? जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वित्त मंत्री के इस शेर में जितना दम है, क्या इस बार राज्य सरकार का बजट भी उतना ही दमदार रहा? विशेषज्ञ इसे विशुद्ध चुनावी बजट करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से करीब 1.5 साल पहले सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जो ऐन चुनावी दौर तक पूरी हो जाएंगी। जाहिर है तब वो इसका बढ़ चढ़कर श्रेय ले सकेगी। कुछ एक्सपर्ट इसे गांव गरीब का बजट भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान किसानों और ग्रामीणों के फेवर में दिखते हैं। बजट में सिंचाई क्षमता को लगभग दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन समर्थन मूल्य और बोनस पर सरकार मौन ही रही। इसी तरह नए भंडार गृहों के निर्माण पर जोर तो दिया गया, पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की चिंता सरकार ने नहीं की। दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा के लिए 7,472 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। 7 नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रही है सरकार। लेकिन हमीदिया, एमवाय और गजरा राजा जैसे बड़े अस्पतालों की जो हालत है, उन्हें सुविधा संपन्न करने के लिए कोई प्रावधान या पहल नजर नहीं आई। बजट में गांव और गरीब पर फोकस तो बढ़ा, लेकिन विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर अनदेखा ही रह गया। स्मार्ट सिटी के लिए भी मामूली बजट रखा गया है। 700 करोड़ में 7 शहरों को स्मार्ट बनाना शायद ही मुमकिन हो। उद्यमियों को भी बजट से थोड़ी मायूसी हुई है। नोटबंदी के बाद वो रियायत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों को अनदेखा कर दिया। महिला वर्ग के लिए भी कुछ खास प्रावधान नहीं है। जिस राज्य में 1 साल के अंदर 4,000 से ज्यादा महिलाएं रेप की शिकार हो गई, वहां उनकी सुरक्षा के लिए बजट में कुछ इंतजाम तो किया ही जाना चाहिए। युवा भी निराश हुए, क्योंकि स्टार्टअप जैसी योजनाओं के लिए सरकार ने अपने खजाने से कुछ खास नहीं दिया। ये बजट के कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां सरकार थोड़ी चूकती नजर आई, वरना गांव, किसान, कुपोषण जैसे कोर इश्यूज पर बजट बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज मध्य प्रदेश का लेखा जोखा पेश किया गया है और 1,70,000 करोड़ का ये भारी भरकम बजट पेश किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में प्रावधान देने की कोशिश की गई, एलोकेशन किया गया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी रहे जिस पर उम्मीद थी, लेकिन वहां पर चूक हुई है। ये हमने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। लेकिन अब समय है इस बजट पर समीक्षा करने की। ये बजट पेश किया गया, इसकी समीक्षात्मक रूप से क्या उम्मीदें अलग अलग वर्ग के लोगों की थी, क्या उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा, और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी सरल भाषा में, चूंकि उससे आंकड़ों की जो बाजीगरी है या आंकड़ों के हिसाब से इस बजट को समझने में दिक्कतें होती हैं, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में, अंतिम कतार में खड़ा हुआ है, अंतिम जगह पर खड़ा है, वो इस बजट को लेकर क्या सोचता है, क्या उसकी उम्मीदें पूरी हुई, इस पर जानने की कोशिश इस खास पेशकश के जरिए करेंगे। और हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया साहब खुद जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि जी और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। मैं किसी के साथ करूंगा नहीं। ठीक है। अब ठीक है, मैं सीधे आपसे, मलैया जी मैं सीधे आपसे ही सवाल करूंगा। मलैया जी मैं सीधे आपसे सवाल करूंगा, मैं बाकी लोगों से बाद में बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका इस कार्यक्रम के जरिए। मैं आम लोगों की जो बातें हैं उसके जरिए मैं इस बजट को समझने की कोशिश करना चाहूंगा आपसे, कि बड़े बड़े आंकड़ों को वो समझता नहीं है। चूंकि बजट आम लोगों की बात करूं, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों की यह थी कि नोटबंदी का एक बड़ा फैसला हुआ था और जो महंगाई हुई थी उसके बाद में, क्या आपका यह बजट एक आम व्यक्ति को महंगाई से राहत दे सकेगा? देखिए, जो राष्ट्रीय बजट होता है उसका फोकस अलग होता है, जो राज्यों के बजट रहते हैं उसका फोकस अलग रहता है। हाँ। हमारा ज्यादातर फोकस जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा, जो आम आदमी से संबंधित है, चाहे सड़कों के निर्माण का काम हो, चाहे विद्युत उत्पादन का कार्य है, लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का काम हो,
चाहे सिंचाई के लिए सिंचाई योजनाओं का विस्तार करने का। इसका लाभ सब आम आदमी को ही तो मिलता है। हाँ। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में पैसा हमने बढ़ाया है तो इसका हाँ। लाभ जनता को मिलता है। हाँ। निःशुल्क हम पुस्तकें देते हैं, गणवेश देते हैं, मिड डे मील देते हैं, साइकिल देते हैं, तो ये इसलिए देते हैं कि ये आम जनता को इससे राहत मिले। अस्पताल में निःशुल्क जांच कराते, दवाई कराते हैं और बीपीएल कार्डधारियों के लिए 3 लाख रुपए तक का इलाज कराते हैं, तो ये भी तो आम जनता के लिए है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी वर्षों से चलती आ रही हैं और इस वर्ष और भी कुछ योजनाओं का इसमें हमने इजाफा किया है। ठीक है, ठीक है। आपने अभी यहाँ पर अस्पतालों का जिक्र किया, ये सबसे बड़ी बात है जो सीधे सीधे लोगों को प्रभावित करती है, एक ऐसा सेक्टर है और इसमें आपने बजट एलोकेशन किया भी है, करीब 7,472 करोड़ रुपए देने का आपने ऐलान किया है चिकित्सा शिक्षा के लिए और 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की आपने बात की है। क्या आपको लगता है कि इससे अस्पतालों के जरिए लोगों को आसानी से इलाज मिल सकेगा नए प्रावधानों के जरिए? मैं समझता हूं धीरे धीरे व्यवस्थाएं बेहतर होती जा रही हैं। आम लोगों को दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं, जांचें भी हो रही हैं और इलाज, परंतु इसके लिए अभी कमी हमें लगता है कि और है, इसलिए इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है, डॉक्टर्स हमें चाहिए और जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सीटें बढ़ाई गई हैं और दोनों जगह पर बजट का उचित प्रावधान भी किया गया है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। 7 नए मेडिकल कॉलेज आएंगे तो जाहिर तौर पर चिकित्सा व्यवस्था की स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन इन सबके बीच मेरा एक बड़ा सवाल आम आदमी की तरफ से ये आ रहा है कि हमीदिया प्रदेश का अस्पताल है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, एमवाई अस्पताल, ये तमाम बड़े बड़े ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लगातार बद इंतजामी और लापरवाही की खबरें IBC 24 के चैनल के माध्यम से लगातार रोज की रोज आती है। क्या कुछ प्रावधान इस तरह का नहीं होना चाहिए था कि पहले से जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके? क्या इसमें कुछ प्रावधान किया गया है? निश्चित तौर से इसकी बात की जाएगी और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल विजिट भी किया है और संबंधित मंत्री जी से भी बात की गई है और वह भी इसको सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि बजट में भी इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिर्फ नए मेडिकल कॉलेज खोलने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऑलरेडी जो चल रहे हैं जहां पर लोग जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए वहां पर भी व्यवस्थाएं सुधर सके? क्या इसके बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए? बजट देखा, अगर आपने बजट को ध्यान से देखा होगा हाँ। तो उसमें उसके लिए भी प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। किस तरह के प्रावधान अगर आप बताना चाहें तो? बजट अलॉटमेंट होता है, प्रावधान मैं कैसे बता सकता हूं किस तरह का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू था जिस पर हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ इस पर ध्यान दिया जाएगा, वो है महिलाओं की सुरक्षा से लेकर। एक आम आदमी अपने बच्चों को लेकर ये पूछ रहा है कि उसकी बेटी हर रोज सुरक्षित स्कूल पहुंच सके और वहां से वापस घर आ सके, बेटियां सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहे, इसके लेकर कुछ प्रावधान किए जाने थे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़ा प्रावधान इस बजट में देखने को मिलता नहीं है। ऐसा है, किसी खास के सुरक्षाओं के इंतजाम के लिए कोई बजट नहीं होता है। गृह विभाग के लिए जितना बजट वो चाहते थे उतना बजट उपलब्ध कराया गया है और आप भी देखेंगे कि डायल 100 चलने के कारण इसमें काफी गिरावट आई है और जो नए नए हम इसमें उपाय कर रहे हैं उससे आप देखेंगे कि थानों की मॉनिटरिंग भी ठीक हो जाएगी और हमारी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे का भी हम लोगों ने पर्याप्त इसमें बजट प्रावधान किया है कि जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएं जिससे अपराध की रोकथाम हो सके, अपराध में कमी आए। लेकिन उसके अलावा चूंकि महिलाओं की सुरक्षा एक अहम विषय है, लगातार मुख्यमंत्री जी भी महिलाओं को और बेटियों को लेकर बड़ी आप बार बार जबरदस्ती इस बात को कह रहे हैं। ये महिला के अलावा सारी की सुरक्षा की व्यवस्था गृह विभाग के दिया रहा है। ऐसा कभी किसी बजट में नहीं होता है कि अलग अलग जेंडर के लिए कोई बजट में अलग अलग प्रावधान हो। नहीं, लेकिन युवाओं के लिए अलग से रहता है, सबके लिए रहता है और बाकी उद्योगों के लिए सबके लिए जेंडर अलग से प्रावधान तो रहता है। चलिए ठीक है, मैं अब आप समझ के भी नहीं समझना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे आता हूं। आपने अब सड़कों का यहां पर जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर बहुत कुछ बातें थी और चूंकि लगातार हम बता भी रहे हैं कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति जो है वो विधानसभा तक में इसका मसला उठ चुका है। क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उस दिशा में कुछ बेहतर प्रावधान किए गए हैं या होने चाहिए थे? पहले भी बेहतर प्रावधान थे और अभी भी बेहतर प्रावधान किए गए हैं, चाहे हमारी बड़ी सड़कें हों
या गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो या मुख्यमंत्री की 12 मासी सड़कें हो, इन सब के लिए बजट में प्रावधान है। 7 शहर ऐसे हैं जिसको स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे चल रहे हैं, वो शामिल हैं और स्मार्ट उन्हें बनाना है। 700 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलॉट किया गया। क्या आप मानते हैं कि पर्याप्त है या इसे और बढ़ाने की जरूरत थी? बजट का प्रावधान पिछले वर्ष भी किया गया था और बजट के हिसाब से कंपनी बना के अलग अलग उसका खर्चा किया जा रहा है। ये अगर इसकी आवश्यकता और पड़ती है तो राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मैं उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है सर, मैं उस पर जाना बात करूंगा कि सिंचाई के लिए इस बार 8,613 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया था पिछले बार, उसको बजट में इस बार 9,850 करोड़ है कि इसके एलोकेशन जो है बढ़ाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये किसानों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। ये स्वागत योग्य कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके अलावा किसानों को सीधे सीधे तौर पर कोई बड़ी राहत दी जानी चाहिए थी, कोई चूंकि समर्थन मूल्य पर किसानों को फसल की कीमत मिल सके, इस तरह का प्रावधान होने चाहिए थे। क्या ये आपको लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान होना चाहिए था? देखिए, पिछली बार किसानों को जरूरत थी, हमने सूखा राहत का पैसा बांटा। किसानों को आवश्यकता थी, जिनका फसल बीमा था उनको फसल बीमा योजना का 4600 करोड़ रुपए दिया था। जब जहां किसान को जो चाहिए होती है वो हम कर रहे हैं। और अब पहले किसानों के लिए 17% लगता था ब्याज, वो हमने घटा के 0 कर दिया। और अब तो आप हमसे फर्टिलाइजर और सीड ले जाओ 100 रुपए का और 90 रुपए वापस करो। ये देश दुनिया में कौन सी सरकार कर रही है हमारे अलावा? किसानों के लिए इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है? उसका इनपुट पहले उसको डीजल से चलाना पड़ती थी अपनी, क्योंकि बिजली मिलती नहीं थी। अब हम बिजली दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड बिजली 10 घंटे देहातों में खेती के लिए दी जा रही है। इससे किसानों को काफी राहत है। ठीक है, मलैया जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमसे बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ में अभी वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी हैं। नहीं, अब मैं क्षमा चाहूंगा, और भी दूसरे लोग मेरे पास हैं जिनने मुझसे। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं ठीक है, एक दो सवाल और भी हैं, एक दो सवाल और भी हैं मलैया जी, एक दो सवाल और भी हैं। वो छोटे छोटे सवाल ये हैं कि आपने प्रादेशिक हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक फैसला किया है कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े। इसके लिए जो छोटे एयरपोर्ट्स है, जिसमें ग्वालियर और भोपाल के अलावा इंदौर और बाकी जो जबलपुर और खजुराहो को छोड़कर बाकी जगहों पर ATF पर जो वैट लगता है 4% से घटाकर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत पढ़ रहे हैं, आपने ठीक नहीं पढ़ा। हमने भोपाल और इंदौर में इसको बढ़ा के 25% किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर रीजनल कनेक्टिविटी नहीं, आप फिर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने 2 जगह बढ़ाया है। हाँ, 2 जगह बढ़ाया। मैं वही कह रहा हूं कि मैंने आपसे सवाल में 4 जगह रखा। जी, मैं वही कह रहा था आपसे सवाल 1% रखा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर और खजुराहो में जो है उसके अलावा जगह पर आपने 4% से घटा के उसको 1% किया है। लेकिन इंदौर, भोपाल में बढ़ाकर 4% से 25% उससे सीधा सीधा कर दिया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी इससे प्रभावित नहीं होगी? जब वो बंबई, दिल्ली में 25% दे रहे हैं तो हमें देने में क्या हर्ज है? हाँ। और जहां हमारी रीजनल एक्टिविटीज उनकी नहीं है एयरलाइन की, वहां पहुंचाने के लिए उनको कंसेशन दे रहे हैं। मलैया जी, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को सतना से अगर भोपाल आना है तो वो सस्ते में आएगा, लेकिन भोपाल से वापस सतना लौटना है तो उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन से जा सकता है। ठीक है, शराब की नीति को लेकर आपने कहा कि मद्य संयम नीति का ऐलान करेंगे, लेकिन क्या सरकार मद्य निषेध की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती? देखिए, आबकारी बजट हर वर्ष का होता है। इस वर्ष का जो आबकारी बजट 2017-18 है वो हमने घोषित कर दिया है। उसके अलावा अगर आप मैं ये कहूं कि ये चूंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये 2017 में भले ही बजट पेश किया गया हो, लेकिन इस पे जो नजर है वो कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर थी। चूंकि ये लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश की गई है, तो जैसे कि 7वां वेतनमान का आपने ऐलान किया, जाहिर तौर पर स्वागत योग्य कदम है। नजर कहीं ना कहीं 2018 पे थी। यानी हम कर्मचारियों के लिए कोई उनका ड्यू दें तो वो लोक लुभावन बजट हो जाता है। नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है मलैया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो वित्त मंत्री जयंत मलैया साहब लगातार हमारे साथ में बने हुए थे और कई सारे सवालों पर हमने जानने की कोशिश की है। एक आम आदमी इस बजट को लेकर क्या सोचता है, एक आम आदमी के मन में इस बजट को लेकर क्या सवाल है, वो उनसे हमने जानने की कोशिश की। हमारे साथ में बाकी मेहमान भी बने हुए हैं, मैं उनके पास जाता हूं। तो गिरिजा शंकर जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने पूरी तरह से सुना
बालैया साहब ने हालांकि बीच में ये कहा कि बाकी लोगों से चर्चा न करें, लेकिन फिर भी अब मैं, चूंकि बजट पेश किया गया है, उसके बाद आपने अभी वित्त मंत्री जी को भी सुना, इस बजट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या है? पहली बात तो बजट न तो निराशाजनक है न आशाजनक है। एक जो परंपरागत बजट होता है वही परंपरागत बजट है। अभी वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो बरसों से चल रही हैं और वही योजनाएं इस बजट में भी हैं। केवल जो अलॉटमेंट है, बजट प्रोविजन है, उसमें राशि में कहीं कम ज्यादा है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ नहीं है। तो बजट को, जैसा उन्हीं के शब्दों में कहूं, जो बरसों से चली आ रही है वही सिलसिला इस बजट में भी है। कोई नयापन ऐसा हो जिसमें कि ऐसा लगे कि जो प्रदेश की जो कोर इश्यूज हैं उनको अलग तरीके से एड्रेस किया गया हो, ऐसा कहीं नहीं लगता। जरूर है कि बजट का आकार बहुत बड़ा है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से सरकार के रेवेन्यू कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी और ये लग रहा था कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट से आकार में शायद कम हो, लेकिन ये एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है कि उस थोड़े रेवेन्यू कम होने के बावजूद एक बड़े आकार का बजट पेश किया गया है। लेकिन जिस आकार का बजट है उस आकार में वो परिणाम देता हुआ नहीं दिखता है। बिल्कुल, यानी कि परिणाम देता हुआ। आपने ये जरूर कहा कि परंपरागत बजट नहीं है, उसके अलावा कोशिश ये की गई है कि अलग अलग सेक्टर्स में प्रावधान करने की कोशिश की गई ताकि तमाम अलग अलग सेक्टर्स को खुश किया जा सके। इन सबके बीच हमारे साथ में सोहन वाल्मीकि जी भी हैं। कांग्रेस इस बजट को लेकर क्या सोचती है, सोहन जी? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ विधानसभा के अंदर में, ये इसमें समझना पड़ेगा आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल हुआ इसके अंदर में। और जिस तरीके से बजट मध्य प्रदेश के अंदर में जो जनता की उम्मीदें थी, उस उम्मीदों से ये बजट खरा नहीं उतरा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने घुमा फिर के बजट को पेश किया। मैं आपसे थोड़ा सा तो कुछ आंकड़ों के साथ में मैं बात करना चाहूंगा, आप थोड़ा समय देंगे मेरे को? जी जी। ये जो जीडीपी की बात जो आती है, आप देखिए कि पिछले जीडीपी के जो 3% होना चाहिए था, इन्होंने केंद्र सरकार से हाथ पैर जोड़कर उसको 3.5% लेकर आया। और जिस तरीके का जो आज मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो कर्जा है और जिस तरह का जो बोझ है, उस हिसाब से आज की तारीख में 4.63% जीडीपी की स्थिति बन रही है। और जो हालात है, ये धीरे धीरे और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जो इनकी जो वित्तीय कमाई जो होनी चाहिए सरकार की मध्य प्रदेश के अंदर में, वो नहीं हो पा रही है। जो उन्होंने बहुत सारे आंकड़ों में कहा, जैसे टैक्स, पिछले बार उन्होंने कहा था कि टैक्स वसूली में हम 40,000 करोड़ की अनुमान कमाई रखेंगे, मगर इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमा पाए। 2,000 करोड़ रुपए का वहीं आपका नुकसान हो गया, लगभग 2,500 करोड़ का। इसी तरीके से ये माइनिंग डिपार्ट से इनको लेना था 11,000 करोड़ रुपए माइनिंग से मिलना था इनको, इन्होंने 10,000 करोड़ वसूल किया, 1,000 करोड़ रुपए का वहां नुकसान हुआ। तो निश्चित रूप से ये जिस तरीके का जो बजट की जो पेश किया जा रहा है, ये बजट कोई इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने अभी जो बजट में रखा है, ये कैबिनेट की बैठक में तय हुआ था कि 7,300 करोड़ रुपए पुलिस विभाग ने मांगा था, और इसमें कैबिनेट ने इस बात को तय भी कर दिया था। मगर आज बजट पुलिस विभाग के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रदेश के अंदर में देखा जाए तो सिर्फ मात्र 5,800 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। ये निश्चित रूप से ये इसमें सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी, और जबकि कैबिनेट की मंजूरी थी इसमें, और 46 योजनाएं जो चल रही थी उसमें 40 योजना को राशि नहीं दी गई, जबकि कैबिनेट ने 35 योजना को मंजूरी दी थी। इसमें आप दिखाएंगे जो पुलिस विभाग को जो बजट दिया गया है 5,800 रुपए जो दिया, 800 करोड़ दिया है, इसमें 92% सैलरी में जा रहा है। तो बाकी सुरक्षा की व्यवस्था में कैसे जाएगा? अभी आपने एक प्रश्न किया था कि महिलाओं की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए क्या आप किया, तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगी। सिर्फ महिलाओं की नहीं, और भी जो व्यवस्था बनी है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिगड़ेगी। तो ये इस तरीके के जो बजट है, आप देखिए रोजगार, जो नौजवान रोजगार है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है इस बजट के अंदर में। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार से जो इनको राशि मिलनी थी, अब ये वित्तीय जो बात चल रही है प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार से इन्होंने जो 68,000 करोड़ रुपए राशि मिलनी थी, केंद्र सरकार ने इनको 71,000 करोड़ राशि दी, 3,000 करोड़ वहां से राशि बढ़ा के दी। फिर भी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं घाटे में चल रहा है पूरा इनका काम।
पूरी तरीके से। आज जो इनके ऊपर जो कर्ज है, मतलब यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इसे आंकड़ेबाजी बता रही है। मैं आपसे लगातार चर्चा करता रहूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना है। कांग्रेस इस बजट को आंकड़ेबाजी कर रही है। तो वहीं हमारे साथ में जयंत पलैया जी भी जुड़े थे और उन्होंने हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आम आदमी इस बजट को लेकर क्या सोचता है, उसके मन में क्या सवाल है। उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब भी दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और इस बजट की समीक्षा को आगे बढ़ाते हैं।